हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी करंट अफेयर्स की आखिरी लेक्चर को कंप्लीट करें, जिसमें आप देख पाएंगे घटनासार अर्धवार्षिकी जो मैगजीन आई थी ब्लू कलर की आपके पास, जनवरी से जून 2024 तक के पूरे उसमें टॉपिक कवर थे। लेकिन हमारी टीम के द्वारा हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स तैयार किए जो आपके यूपीपीसीएस और आरओ दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधे एग्जाम ओरिएंटेड पिन पॉइंट जो चीज़ें होती हैं बस केवल वही चीज़ें मिलेंगी। उसी के लेक्चर में करा रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारे टॉपिक मैं इसमें कवर कर चुका हूँ। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरे लास्ट कंप्लीट कर दें, क्योंकि जिसमें अपडेट वाले सेक्शन को भी हम लोग पढ़ेंगे और जो थोड़ा सा खेल पुरस्कार के टॉपिक बच गए थे उनको भी शुरू करेंगे। तो चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ वीडियो को अच्छी लगेगी तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, और वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अच्छा, एक छोटी सी अपडेट दे दूं कि ये जो आपको पीडीएफ मिलेगी ये हमारी पेड होती है, क्योंकि जितने भी हमारे हैंड रिटन नोट्स होते हैं जिसमें हम अपना इनपुट देते हैं वो सारे पेड होते हैं। हालांकि बहुत ही जेन्युइन प्राइस और बहुत कम प्राइस में रहता है, जिसकी डिटेल आपको 8527594636 पर मिल जाएगी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी घटनासार के साथ। इस तरीके के आपको हैंड रिटन नोट्स देखने को मिलेंगे जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की गई हैं। और जल्दी ही जैसे ही आपका आई दृष्टि मैगजीन आ जाएगी 21-22 सितंबर तक, तो लास्ट सितंबर तक उसके भी नोट्स अवेलेबल होंगे, उसकी भी क्लासेस इंक्लूड कर दी जाएंगी और सारी चीज़ें आपकी दूर कर दी जाएंगी करंट अफेयर्स की समस्या को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम लोगों ने दोस्तों लास्ट क्लास में कवर किया था ब्राज़ील को जो फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी दी गई है 2027 में, और ये मेज़बानी थाईलैंड में आयोजित किए गए फीफा कांग्रेस के समिट के दौरान ब्राज़ील को दे दी गई है 2027 की। अब इसके आगे के टॉपिक हम आज से कवर करेंगे, तो जिसमें पहला ही हमारा टॉपिक है एएफसी महिला एशिया कप। अगर हम बात करें एएफसी के द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान को क्रमशः एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2026 और 2029 के संस्करणों के लिए चुना गया, यानी ये मेजबानी करेंगे। तो एएफसी जो महिला एशियाई कप है जो फुटबॉल का, इसकी बात करें तो 2026 में ऑस्ट्रेलिया कराएगा और 2027 में उज्बेकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। नितिन नारंग अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष बन चुके हैं। इससे पहले मैंने बताया था पैरालंपिक्स के जो अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झाझड़िया जी, जो खुद पैरालंपिक्स से संबंधित है और 2 बार उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। उसी तरीके से नितिन नारंग जी को भी याद कर लेना, शतरंज के अध्यक्ष बने हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF का अध्यक्ष मार्च 2024 में इनको चुना गया है, और उन्होंने कानपुर के संजय कपूर का स्थान लिया है। तो यहाँ पे कानपुर के जो अध्यक्ष थे उनको रिप्लेस किया, तो ये भी एक बात जानने के लिए होगी। अब चलते हैं अपने इंडिया के अंदर जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं, जो शीतकालीन गेम्स होते हैं 2024 की। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जिनका आयोजन 2 से 25 फरवरी 2024 को 2 चरणों में किया गया था। पहला चरण 2 से 6 फरवरी तक लेह लद्दाख में किया गया था, और दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। तो ये विंटर के नाम से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सर्दियों में भी होगा, और ऐसी जगह पे होगा जहां पे सर्दियां जो है कि ज्यादा अच्छी पड़ती होंगी। तो एक आपका लद्दाख में हुआ, दूसरा गुलमर्ग के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में हुआ। हालांकि पहले चरण में महाराष्ट्र ने 6 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक के साथ ही शीर्ष स्थान पर रहा, और हमारा उत्तर प्रदेश इस मामले में 5वें नंबर पे था। यूपी कौन से नंबर पे था? 5th नंबर पे था। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब देखिए हमारे इंडिया में मोदी जी के सरकार के द्वारा 3-4 प्रकार के अलग अलग गेम्स आयोजित किए गए, जिससे युवाओं की प्रतिभा का जो है कि और बेहतर स्वरूप सामने आए और राष्ट्र की भी एक क्षमता का विकास हो। जिसमें आप खेलो इंडिया यूथ गेम्स दे सकते हो, जिसमें यूथ लोग खेलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती हैं, अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनके बीच में कॉम्पिटिशन कराया जाता है। खेलो इंडिया विंटर सेशन, तो ये अलग अलग जो है कि जो गेम्स किए जाते हैं, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों की प्रतिभा और विद्यार्थियों की प्रतिभा का विकास होता है। तो इसी तरीके से हम छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर रहे हैं, जो कि 2023 का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 जनवरी 2024 को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभारंभ किया गया। कब किया इन्होंने? 19 जनवरी 2024 को शुभारंभ किया, जो कि 2023 का संस्करण था। कहां पर हुआ? ये आपके तमिलनाडु में, चेन्नई में हुआ। तमिलनाडु के 4 शहरों को इसके लिए सेलेक्ट किया गया, जिसमें चेन्नई रहेगा, कोयम्बटूर रहेगा, मदुरै रहेगा और त्रिची में आयोजित किया गया। तो इन 4 क्षेत्रों को यानी 4 शहरों का नाम याद रख लेना, क्योंकि छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी यही हुआ है। अब अगली बार होगा तब तक आरओ का और पीसीएस का पेपर कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये आपके इंडिया के अंदर प्रतिभा का विकास किया जा रहा है, इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं।
और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें कुल 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज मिलाकर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई और 28 आपके स्टेट्स हो गई। तो अपना यूपी भी इसमें शामिल होता है, जिसमें 5000 से अधिक एथलीटों ने 26 खेलों में हिस्सा लिया। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि सभी यूनियन टेरिटरीज और राज्य शामिल हुए और टोटल 26 खेलों की प्रतिभाएं वहां पर आयोजित की गई। 2023 का जो शुभंकर था विरमगई वेलु नचियार थे और 158 पदकों के साथ महाराष्ट्र इसमें शीर्ष पे था और 7वें नंबर पे आपका यूपी था। अभी मैंने बात की कि विंटर गेम्स की अगर बात करें जो आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए, उसमें हमारा यूपी कौन से नंबर पे था? 5 नंबर पे था, लेकिन यहाँ पे 7वें नंबर पे है यूथ गेम्स में, और वहां भी महाराष्ट्र शीर्ष पे था, यहाँ भी महाराष्ट्र शीर्ष पर है। अगर हम चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करते हैं तो अब इसकी बात आप देखोगे, यूनिवर्सिटी गेम हो गया, तो यहाँ पे चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का शुभारंभ असम गुवाहाटी में 19 फरवरी को किया गया। इन बीच मतलब कि 29 फरवरी 2024 के बीच, 19 फरवरी से 29 बीच के बीच इन खेलों का आयोजन पूर्वोत्तर के असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा में किया गया। तो आप देखोगे जो 7 सिस्टर्स जिसे हम कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट होते हैं, या 8 सिस्टर मान लो सिक्किम अगर हम इंक्लूड करते हैं, तो इनमें से केवल मणिपुर को छोड़ दिया जाए तो लगभग 7 स्टेट्स में कोई ना कोई गेम का आयोजन किया गया। और इनका जो शुभंकर था वो था अष्टलक्ष्मी, जिसे तितली मानते हैं लोग, और ये बहुत पवित्र मानी जाती है। इवन कि अरुणाचल प्रदेश का जो तितली भी एक राजकीय है। तो ये आपका चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया। अब बात करेंगे कि पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, ठीक है, ये पहला होना चाहिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी, यूथ, विंटर हर गेम्स के साथ भारत सरकार के द्वारा विकलांगों, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पेरिस ओलंपिक में जितना बढ़िया प्रदर्शन नहीं हुआ भारत का, उससे लाख गुना बढ़िया पैरालंपिक्स ओलंपिक में हुआ, जिसमें भारतीयों ने बहुत अच्छे से जो है कि गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की और ऑल ओवर रैंकिंग 18 नंबर पे प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब है कि पैरालंपिक्स की अगर क्षमताओं का हम विकास करें पैरा गेम्स के माध्यम से, तो ये भी एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 तक किया गया, जिसमें पहला प्राइज आपको हरियाणा को देखने को मिला। और सबसे अच्छी बात है कि पैरालंपिक्स गेम में आपका 2nd नंबर पे यूपी आता है, बहुत ही अच्छी बात है। कुल पदकों 62 पदकों में 25 स्वर्ण, 23 रजत और 64 कांस्य पदक के साथ यूपी 2nd नंबर पे था। सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई कि 62 पदक जीते हमने और टोटल 25 स्वर्ण ही जीत लिए अकेले। जैसे एक होता है कि 62 में आपके ब्रॉन्ज या सिल्वर की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ तो हमने गोल्ड ही 25 जीत लिए हैं। तो हो सकता है, और जबकि पहली बार आयोजित किया गया नई दिल्ली में, तो 2-3 प्रश्न में से कोई भी एक पॉइंट बन सकता है। अब बात करेंगे आगे जो प्रस्तावित खेल आयोजन होने हैं वैश्विक स्तर पे या भारतीय स्तर पे। जैसे अगर आप ध्यान से समझोगे, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो अभी आपका आयोजित हुआ था, जिसे भारत ने 2023 का जीत लिया, 2024 का। तो यहां पर आप देखोगे 2026 में, क्योंकि प्रत्येक 2 साल पर आयोजित होता है, अभी जो जीता रोहित शर्मा की कप्तानी में, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने मैच विनिंग कैच जो पकड़ा, ये आपके यूएसए और वेस्ट इंडीज की संयुक्त मेजबानी के साथ हुआ। वहीं पे 2026 का भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी से होगा। इसका मतलब क्या है कि कुछ मैच आपके भारत में आयोजित होंगे और कुछ मैच आपके श्रीलंका में आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आईसीसी पुरुष 1 दिवसीय विश्व कप, जो कि आपका 50-50 वर्ल्ड कप होता है, जो 2023 में इंडिया हार गई थी। किस टीम से हारी थी कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये मैच दोबारा 4 साल पे होगा, 2027 में, 2023 के बाद 2027 में होगा। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, ये तीनों देश आपके जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते हैं, ये तीनों ही देश मिलकर इसका आयोजन करेंगे। समझ में आ गया? जिम्बाब्वे की भी टीम बहुत अच्छी थी, अब तो पता नहीं टीम बची भी है कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छी टीम थी दोस्तों। जिस समय सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले खिलाड़ी खेलते थे, हमारे राहुल द्रविड़ जी, तो उस समय जिम्बाब्वे की टीम बहुत अच्छी थी। तो ये तो हो गया पुरुष का T20, पुरुष का वनडे, दोनों क्लियर। ज्यादा इसमें हौच पौच नहीं करना, ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं करना, लिमिटेड चीजों को पढ़ना है जिससे आपको क्लियर रहे। नवा आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें जो 2024 में होगा, ये बांग्लादेश में आयोजित होगा 2024 में। देखते हैं, वर्तमान में बांग्लादेश का तख्ता पलट हो चुका है, शेख हसीना जी प्रधानमंत्री के पद पे नहीं रही हैं, और हो सकता है कि अब वहां पे क्या परिस्थितियां बने भगवान जाने। तो यहां पर आयोजित होगा उसी तरीके से आईसीसी महिला 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप, यानी कि जो 50-50 ओवर का होता है मैच, जो आपका 2025 में आयोजित किया जाएगा भारत में। तो देखा जाए 2025 का साल, 2026 का साल क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि
T20 वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा 2026 में, और 2025 में आपको महिलाओं का वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा 50-50। अब चलते हैं फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। तो देखिए 10वें फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप, अगर जिसमें केवल महिलाओं के लिए होगा तो 2027 में ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। वहीं 23वां यानी 33 नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 2024 में पेरिस में आयोजित किया गया है। हालांकि ये डेट पहले से ही आ गई थी तो इसको लिखा गया है, और ये वही पेरिस है जहां पे हमारे नीरज चोपड़ा जी जेवलिन थ्रो में सिल्वर लेके आते हैं, और भी बहुत सारे पदक आते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल नहीं आ पाता है। फिर इसके बाद अगर हम 34 की बात करेंगे जो 4 साल बाद 2028 में होगा, लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। तो 33वें वाले कोई पूछ सकता है कि पेरिस में आयोजित हुआ, कहां पे हुआ, और बाकी 34 नंबर का भी पूछा जा सकता है। एशियाई खेल की बात करेंगे तो 20वें एशियाई खेल जिसमें एशिया की टीमें भागीदारी करती हैं, तो नागोया जापान में ये आयोजित होगा। वहीं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारत में भी आयोजित की जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख खेल थे। एक और खेल है आपका राष्ट्रीय खेल की बात करें तो 38वां राष्ट्रीय खेल जो कि 2024 में उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि कुछ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस और सप्ताह और वर्ष की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और ओलंपिक की अगर हम बात करें तो पैरालंपिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ और पेरिस वाले में नहीं हुआ। तो ओलंपिक हमारे भारत में लगातार चर्चा में रहा, इवन की सरकार को भी ट्रोल किया गया कि मोदी जी को भी ट्रोल कर दिया गया था कुछ रील्स वगैरह पुरानी निकालकर। तो हो सकता है कि न्यूज़ में रहने की वजह से शायद ये प्रश्न बन जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 जून को मनाया जाता है। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, मतलब कि लेट्स मूव और सेलिब्रेट करो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता ही है 21 जून को, जो कि भारत सरकार के सहयोग से विश्व स्तर पे इसको एक नई पहचान दी गई, जिसकी थीम आपको पता होनी चाहिए योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी स्वयं के लिए और समाज के लिए आपको योगा करना चाहिए। विश्व शरणार्थी दिवस की बात करेंगे तो 20 जून को की गई, और शरणार्थियों के साथ एकजुटता, अर्थात शरणार्थी जो विश्व में हर एक देशों में बसे हुए हैं, जैसे गाजा फिलिस्तीन हो गया, रोहिंग्या मुसलमान जो हमारे शरणार्थी हैं म्यांमार से आए हुए, ईरान इराक में बहुत सारे शरणार्थी हैं, और टर्की में, ग्रीस में। तो ऐसी स्थिति में शरणार्थियों के लिए 20 जून की जो विश्व शरणार्थी दिवस का आयोजन होता है। फिर आगे बात करेंगे विश्व के मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम करने के लिए 17 जून, जिसका सेलिब्रेशन कौन करता है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन UNCCD, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन होता है ये। तो यहाँ पे आप देखोगे भूमि के लिए एकजुट होना, हमारी विरासत हमारा भविष्य ही है। तो ये विश्व मरुस्थलीकरण 17 जून को होता है। वहीं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बात करेंगे, फूड सिक्योरिटी की, तो ये आपका 7 जून होता है। सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात करेंगे 31 मई। बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, यानी तंबाकू उद्योग में अगर आप उन्हें काम पे लगाओगे तो 2 नुकसान है। एक तो उनके जो बॉडी के अंदर जो निकोटिन्स वगैरह ये सब जो हानिकारक गैस है वो बॉडी में पहुंचेगी, जिससे उनकी बॉडी अंदर से वीक होगी, कमजोर होगी। साथ ही साथ वो तंबाकू या पेय पदार्थों का सेवन करने लगेंगे, नशीले पदार्थों का, जिससे उनके शारीरिक क्षति भी होने लगेगी। फिर बात करेंगे, देखेंगे आप जून से हम लोग पीछे की ओर चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो कि 22 मई को आयोजित की गई है, और योजना का हिस्सा बने। इसका क्या होगा टाइटल, योजना का हिस्सा बने। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बात करेंगे तो यह आपके 11 मई को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यह आपके 3 मई को होता है। ग्रह के लिए प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को हुआ, जिसमें ग्रह बनाम प्लास्टिक होगा, यानी कि प्लैनेट बनाम प्लास्टिक। विश्व विरासत दिवस की बात करेंगे तो 18 अप्रैल को आयोजित किया गया। विविधता की खोज करें और अनुभव करें। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करेंगे तो इस 7 अप्रैल को मेरा स्वास्थ्य मेरा विश्वास, यानी मेरी हेल्थ मेरा बिलीफ्स हो जाएगा। विश्व जल दिवस की बात करेंगे तो 22 मार्च हो गया। वाटर फॉर पीस, शांति के लिए जल, अदरवाइज नहीं तो वर्ल्ड वार जो 3 देखने को मिल रहा है ये आपके वाटर के लिए ही हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट है गौरैया दिवस, इसको जरा ध्यान रखना, कई बार इसको यूपीपीसीएस ने पूछा है। विश्व गौरैया दिवस आपका 20 मार्च को आयोजित होता है। और गौरैया उन्हें एक ट्वीट मौका दें, उन्हें एक ट्वीट मौका दें, मुझे गौरैया से प्यार है, यानी कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे ट्वीट करने की बात हो गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की बात करेंगे तो इंस्पायर नक्लूजन, ये हो गया इनकी थीम। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाई जाती है ईरान के रामसर साइट में। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, यानी कि वेटलैंड्स अगर अच्छी होंगी तो ह्यूमन का जीवन और रहन सहन भी अच्छा होगा। फिर देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को होता है। क्यों होता है ये, क्योंकि 9 जनवरी 2015 को ही महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपनी यात्रा कंप्लीट करके भारत आते हैं, और इन्हीं के आयोजन के उपलक्ष्य में यहाँ पर देखोगे प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होता है।
प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार हो सकते हैं। अर्थात भारत की अगर हमें प्रगति करनी है तो कहीं ना कहीं प्रवासियों से भी, हमें एनआरआई से भी हमें सहयोग चाहिए। विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे तो 10 जनवरी को होता है, और हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर यहाँ पे 2-3 दिवस और हैं, जैसे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की बात करेंगे तो यहाँ आप देखोगे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस दोस्तों, तो ये गलत है, इसको थोड़ा सही कर लेना। ये आपका रहेगा 16 जनवरी को। कब होता है? 16 जनवरी। हालांकि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2021 से शुरू किया गया है। इससे क्या होता है कि हमारे स्टार्टअप को एक नई ऊर्जा मिलती है और नए नए प्रकार के इसके लिए सरकारों और बैंकों के द्वारा नई नई योजनाएं और ऋण प्रदान करने की सुविधाएं दी जा रही है, जिससे स्टार्टअप का हमारे यहाँ कल्चर और विकसित हो सके और जिससे आत्मनिर्भरता भी बनी जा सके रोजगार के मामले में। तो सेलिब्रेटिंग 8 ईयर्स इनोवेशन। अब यहाँ पे 8 ईयर इनोवेशन का मतलब ये नहीं कि 2008 मतलब 8 साल पहले से चल रहा है। शुरुआत तो इसकी स्टार्टअप की 2021 से की गई थी, स्टार्टअप डे की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करेंगे तो 25 जनवरी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन हुआ जिसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा मोड। तो नथिंग लाइव वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, मतलब कि बिना वोटिंग के कोई लाइफ नहीं है, इसीलिए मैं अपना वोट जरूर करूंगा श्योरिटी के लिए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित कर दिया है, क्योंकि आगे आने वाला समय कहीं ना कहीं क्वांटम और टेक्नोलॉजी का ही होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार हो रहा है ऐसा, और पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक जो खेल लोकप्रिय है वो है आपका फुटबॉल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने को स्वीकार किया है। तो मैंने जैसे अभी बताया आपको पैरालंपिक्स के लिए, मतलब पैरालंपिक्स नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स दिवस, तो ये आपका 23 जून था। और इसी तरीके से आपको याद रख लेना है कि 25 मई को, अब 25 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाएगा? विश्व फुटबॉल दिवस। और आपको भी पता है कि क्रिकेट की लोकप्रियता सबसे अधिक केवल और केवल इंडिया में है, लेकिन फुटबॉल की लोकप्रियता बहुत सारे देशों में, चाहे वो अफ्रीकी कंट्री हो, चाहे वो साउथ अमेरिकी हो, यूरोपियन कंट्री हो, या फिर वो एशियाई कंट्री ही क्यों ना हो। तो फुटबॉल दिवस जरूर याद कर लेना, और पहली बार इसको आयोजित किया गया। यूनाइटेड नेशन ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष के रूप में भी नॉमिनेट किया। अच्छा, ये कैमलिड्स क्या होते हैं पता है आपको? कैमल मतलब क्या होता है? ऊंट होता है, और कैमलिड्स मतलब क्या होता है? ऊंट के बच्चे होते हैं। और यहाँ कैमलिड्स का मतलब होता है ऊंट के बच्चों से, तो ये ऊंट के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना आप 2-3 चीजें। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जो आपका जनवरी से 2024, मतलब जनवरी 2024 से जून 2024 तक का जो अपडेटेड वाला पार्ट था, आगे जो आता है ना हर मैगजीन के, तो घटनासार में से 14-15 पेज में है, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, स्पोर्ट्स, विविध, हर चीज़ के बारे में रहेगा। अच्छा, इसको नोट डाउन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसमें आपको लगभग 70 to 80% चीज़ें तो वही होती हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने अंदर पूरे नोट्स में डिटेल से पॉइंट वाइज और इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर लिया होता है। तो यहाँ से आपका एक बार दोबारा रिवीजन हो जाएगा सारा का सारा। बस फर्क इतना होता है कि वहाँ पे आपने डिटेल से अच्छे से समझा है कि ताकि करंट अफेयर डायरेक्ट अगर पूछी जाए या स्टेटमेंट वाइज भी पूछी जाए तो सही हो जाता है। यहाँ से आपको कुछ पॉइंट फैक्चुअल मिलेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, रिवीजन भी आपका हो जाएगा यहाँ से। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेशनल को, यहाँ पे हर एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। जैसे जून 2024 के किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया? यानी यहाँ पे पूरी तरीके से साक्षरता प्राप्त हो गई, कार्यशील। तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरीज की बात की जा रही है। फिर बात करेंगे जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो झारखंड में जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में इसकी शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भूमिगत तरीके से कोयला का गैसीकरण किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में मतलब 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में की गई, और ये जून लास्ट में आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी मीटिंग। फिर बात करेंगे इसमें, अगर हम देखें भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया है। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत के लिए भी। आगे देखते हैं 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया था? कोझिकोड, जो कि केरल के अंतर्गत है, और इसको
प्राचीन भारत में कालीकट भी कहा जाता था। जब आधुनिक भारत आप लोग पढ़ते हैं, पुर्तगालियों के आगमन की बात करते हैं, तो ये टॉपिक हमने अंदर भी पढ़ लिया था कि इसको क्रिएटिव सिटीज के रूप में भी मान्यता 2021 में मिली थी, और यहाँ पर आपको कोझिकोड को लिटरेचर सिटी का भी मान्यता मिला। फिर देखते हैं वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की, ये आपका हो जाएगा झारखंड। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जाएगी, एमपी की बात हो रही है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ, तो 24 जून 2024 को। हालांकि 9 या 11 जून को मोदी जी ने शपथ ली थी, लेकिन जो पहली बार जो लोकसभा का सत्र बैठता है जिसमें राष्ट्रपति महोदय ने अभिभाषण दिया धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में, और ये से 24 जून 2024 को आयोजित की गई थी। अब यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम शुरुआत करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बन गया दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3। ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, तो भर्तृहरि महताब थे। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो नए सदस्य आए होते हैं चुन के 543, इनको शपथ दिलाना होता है, और जब तक उनमें से नया आपका जो लोकसभा स्पीकर गठित हो जाता है उसके समय तक वो बने रहते हैं अपने पद पे। फिर आगे देखते हैं, ये भी टॉपिक हमने पढ़ा है कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया था, तो ये हो जाएगा आपका श्रीनगर, शिल्प नगर जिसे हम कहते हैं। और ये टोटल 4 नगर हो चुके हैं अब तक मिला के। श्रीनगर था, और एक मैं आपको जयपुर बताया था, बाकी 2 आपको बताने, क्योंकि हमने डिटेल में नेशनल वाले टॉपिक में इसको पढ़ा था। फिर आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस बार जेपी नड्डा जी को बनाया गया है। ये डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया, तो राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 में। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन यानी इच्थियोफिस एसपीपी की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम में स्थित है दोस्तों। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 2024 में रैंकिंग मिली है 176वीं, और इससे पहले तो केवल 180 मिली थी लास्ट वाली, यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में ये खराब स्थिति है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छी योजना है कि अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। इसकी जरूरत तो बिल्कुल दोस्तों मैं तो मानता हूं कि सभी राज्यों को देना चाहिए, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के पास अपनी निजी जिम्मेदारियां भी होती हैं, घरेलू काम भी होते हैं, सामाजिक काम भी होते हैं। फिर हमारे रोड की अगर स्थिति देखी जाए तो बहुत बेहतर भी नहीं है, ट्रैफिक का भी समस्या होती है, सड़कें बहुत अच्छी नहीं होती हैं, और ऐसे में सभी कर्मचारियों के ऑफिस में लगभग बायोमेट्रिक हो चुकी है, और उन्हें समय से पहले पहुंचना होता है, जिस वजह से वो जल्दीबाजी में जाते हैं, और कई बार होता है कि इस कारण उनके रोड एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। यूपी में आप देखोगे प्राइमरी एजुकेशन के टीचरों की हालत ये हो रखी है कि 7:30 बजे का स्कूल है, और अगर आप 7:30 से 8 बजे के बीच तक नहीं पहुंचते हो तो हो सकता है सुबह सुबह खंड शिक्षा अधिकारी या फिर जो है कि आपके डीएम महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, ऐसे लोग जब रिव्यू करने पहुंच जाते हैं, ऑब्जर्वेशन करने, तो उन्हें एब्सेंट कर देते हैं, और इससे क्या होता है, मेंटली स्ट्रेस होता है। और गांव में स्कूल होते हैं, गांव में सड़कें बहुत अच्छी नहीं होती हैं, तो वहां जल्दी जाने के चक्कर में कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो ऐसे में कम से कम सरकार को यह अच्छा इनिशिएटिव करना चाहिए। कर्नाटक सरकार से सभी सरकारों को एक मोटिवेशन लेना चाहिए। आगे बात करते हैं, देश की शीर्ष गैस आपूर्ति कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित की है, तो सीहोर एमपी में स्थापित की गई है। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है, 63वीं रैंकिंग है। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया, तो कोझिकोड केरल, क्योंकि जो मालाबार तट है वो आपके केरल से संबंधित है, जबकि कोरोमंडल तट की बात करेंगे तो ये आपके तमिलनाडु वाले तट से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं, अगर हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया, तो राजगीर बिहार में किया गया। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया, श्रीनगर में किया गया है।
जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग के केंद्र के रूप में स्थित भारतीय संस्थान को नामित किया। तो जो WHO ने ये आपके आयुर्वेदिक या पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया भारत के एक संस्थान से, जिसका नाम है हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। और ये आपकी जो अवधि है वो 4 साल तक के लिए, तो WHO का 4 साल तक के लिए इसके साथ एग्रीमेंट हो गया, 4 साल तक वो इनके साथ काम करेंगे। फिर आगे देखते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए, एक दामिनी और दूसरा मेघदूत, ये पृथ्वी मंत्रालय ने जारी किए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ, तो यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल संग्रहालय पुरस्कार के लिए किया गया है। और ये मैंने आपको अंदर डिटेल से बताया भी था। यह प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। हालांकि गुजरात में जो भुज में जो स्मृति वन बना हुआ है, ये भुजियो पहाड़ी पे बना हुआ है, जो कि चारों तरफ हरियाली और पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, जिसमें 26 जनवरी 2001 को बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया, जिसमें हजारों लोगों की हमारी जान चली गई थी। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रायल किया गया, यह था चिनाब ब्रिज, जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर आगे बात करेंगे, जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो PV सिंधु जी को बनाया गया। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में मिली है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां पे अति आधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 को खोला जाएगा, रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। फिर आगे देखते हैं, जून 2024 में किस राज्य ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का प्रारंभ किया, तो मध्य प्रदेश ने किया। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है, असम ने की है। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशी मठ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, ज्योतिर्मठ रख दिया गया। ये वही ज्योतिष मठ है दोस्तों, जोशी मठ है, जो सामान्यतः बताया जा रहा था कि प्लेट टेक्टोनिक विवर्तन की घटना है, भूकंप वगैरह की वजह से धंसता जा रहा है धीरे धीरे, तो इसका नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है, तो IIT मद्रास के साथ। यानी नासा देखिए IIT मद्रास के साथ मिलकर सहयोग कर रहा है। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी, अनामिका राजीव बनी, जो कि पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को जो रैंकिंग प्रदान की वो 129 है। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। यानी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जो है कि ये उत्सर्जक है नाइट्रस ऑक्साइड का। और नाइट्रस ऑक्साइड सामान्यतः एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होती है, जिससे अम्ल वर्षा होती है। नाइट्रस ऑक्साइड का भारत वैश्विक स्तर पे 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन 16% उत्सर्जन करके शीर्ष पे, यानी कि चीन किस पे आ गया, 1 नंबर पे, और इंडिया दूसरे नंबर पे है। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में संचार उपग्रह सेटकैम यानी सैटेलाइट कमर्शियल सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिली, तो रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को मिली है। आगे बात करते हैं, जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है, तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्योंकि आपको पता है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान को हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट चीते के माध्यम से पहली बार नामीबिया की राजधानी विंडहोक से 8 चीते लाए गए थे, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है और ये आपके साउथ अटलांटिक ओशन के तट पर है। तो यहाँ से जब 8 चीते लाए गए थे, तो इन्होंने जो है कि जिसमें आपके 3 और 5 का कॉम्बिनेशन था, जिसमें नर और मादा दोनों थे, इन्होंने कुछ बच्चों को भी जन्म दिया। लेकिन यह भी न्यूज आई कि यहाँ पे कुछ चीते या चीतों के बच्चे जो है कि मृत्यु हो गई, जिनकी जो इस वातावरण में नहीं रह पाए। और इसी सबको ध्यान में रखते हुए फिर अफ्रीका से भी जो है कि चीते लाए गए थे, लगभग 12 इसी प्रोजेक्ट चीते के तहत। तो MP सरकार ने एक नया घोषणा की कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में भी अब इन चीतों को हम रखेंगे कुछ ना कुछ। जून 2024 में सिप्री के द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी, 172 2023 होगा दोस्तों, ये 2023 होगा, 2003 नहीं होगा। इससे पहले कितने थे हमारे पास, 164 थे। 164 से हमने वृद्धि करते हुए 172 कर दिए। हालांकि वैश्विक स्तर पे मैंने बताया था कि लगभग 300 परमाणु हथियारों की कमी देखने को मिली है। सबसे अधिक रसिया के पास है, दूसरे नंबर पे USA आता है। लेकिन
भारत के पास वृद्धि देखने को मिली है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया है? नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं टोटल आपके रामसर साइट की बात करूंगा तो टोटल दोस्तों 85 हो चुकी हैं और अगस्त 2024 तक का ये डाटा है। साथ ही साथ टोटल में अगर आप तमिलनाडु को देखोगे तो सबसे अधिक अब इसकी 18 हो गई है। पहले मैंने किसी टेस्ट में या करंट अफेयर्स में या कहीं पे भी मैंने 16 बताई होगी, क्योंकि उस समय तक 16 थी। लेकिन अब अगस्त 2024 का लेटेस्ट आंकड़ा है कि तमिलनाडु में 18 के साथ नंबर 1 है और यूपी के 10 है और 10 के साथ नंबर 2 पे आता है और बिहार में अब टोटल 3 हो चुके हैं। इससे पहले 2020 में गोखुर झील, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है, जो कांवर झील के नाम से जानी जाती है, कांवर ताल भी कहते हैं, तो ये थी। और 2 और मिल चुकी, नागी और नकटी। ये बीपीएससी वालों को भी याद रख लेना जरूरी है। अब यहां पर आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित कर दिया गया? तो अमरावती को, क्योंकि आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना को अलग किया गया 2 जून 2014 से, तो 10 वर्ष के लिए हैदराबाद संयुक्त राजधानी के रूप में कार्य कर रही थी। लेकिन अब हैदराबाद को अलग कर दिया गया है, तेलंगाना की राजधानी बन गई और हैदराबाद की जगह अब अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाया गया है। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? सिक्किम ने। अर्थात सिक्किम ने सीधे सीधे कहा है कि जो भी उनकी महिला कर्मचारियां हैं जो हाई कोर्ट के अंतर्गत, उसमें अगर वो पीरियड्स के दौरान होती है मासिक धर्म में, तो जो भी उनको 5 से 6 दिन के पीरियड डे होती है तो उसमें उनको छुट्टी दे दी जाएगी और छुट्टी के दौरान उनका कोई भी वेतन या पैसा नहीं काटा जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है ये। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया? तो चांगगू पूर्वी सिक्किम में है। फिर यहाँ पर आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिलाओं ने शपथ ग्रहण किया? तो 7 महिलाओं ने शपथ ग्रहण किया मंत्री पद की। अगर मैं टोटल बात करूं 18वीं लोकसभा में, तो इसमें 74 महिलाएं जो है कि सांसद बनकर आई हैं, जो पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से हैं। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 2019 में चुनाव हुआ था 17वीं लोकसभा का, तो उस समय 78 थी। ठीक है, अगर मैंने किसी टेस्ट सीरीज में बाई मिस्टेक 73 बताई होगी तो उसको करेक्ट कर लेना, 74 है। आप लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। 74 महिलाओं के नाम भी दिए गए हैं जो इस बार लोकसभा में सांसद बनी है। लेकिन उनमें से सरकार के साथ जो 7 महिलाएं ऐसी जो मंत्री पद धारण करती हैं। अब बात करेंगे नवीन पटनायक जी की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो मोहन मांझी साहब ने ली है। और पिछले 24 साल से बीजू जनता दल का ही सरकार चल रही थी वहां पे। इस बार बीजेपी को वहां पे पूर्ण बहुमत मिला और उसने सुपड़ा साफ कर दिया बीजू जनता दल का, और पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। मोहन मांझी जी उसके सीएम बनते हैं। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान मिला? अब देखिए यहां पर बात करेंगे हम यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो केरल में स्थित है। अगर आपको ये याद नहीं हो सकता है तो सीधी सी बात है, यंग यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। और आपको पता है यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने, जिसमें इन्होंने गांधी और इरविन, मतलब गांधी जी ने जो इरविन के सामने जो 11 सूत्री मांगे रखी थी, उसको किस पुस्तक में पब्लिश किया था? यंग इंडिया में। और ये मैंने टेस्ट सीरीज में भी आपको कराया है। तो यहां से आप देख पाओगे यंग इंडिया का मतलब यंग यूनिवर्सिटी भी महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल में है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो रैंकिंग में। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत को 10वीं रैंकिंग दी गई। 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? तो ये आपका हो जाएगा भीष्म। मैंने बताया भी था भीष्म के बारे में, और ये आगरा में शुरू किया गया क्योंकि पैरासूट से जो है कि सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया। तो रामचरितमानस की पांडुलिपि है। हालांकि 2 और ग्रंथ यहाँ पे शामिल किए गए हैं। एक आपका मिलेगा, मैंने बताया था विष्णु शर्मा जी की पंचतंत्र हो गई, रामचरितमानस हो गई, और एक और है, याद नहीं आ रही, अनंतवर्धन की है। देख लेना आप लोग, मैंने डिटेल में आगे नोट्स में पढ़ा रखा था, उसमें देख लेना। और इन सभी की पीडीएफ आपको हैंड रिटन नोट्स की डिटेल में दिए गए वीडियो का जो व्हाट्सअप नंबर होगा वहां पे आप टीम से कांटेक्ट करके वहां से आप परचेस कर सकते हो। हालांकि बस ये लास्ट वाला जो अपडेटेड सेक्शन है इसमें सारे पॉइंट पढ़ने थे, तो हमने सोचा क्यों हम लिखें, इसको ही बस इसमें मर्ज कर दो। बाकी सारे आपके हैंड रिटन नोट्स हैं पूरे के पूरे 140 से 45 पेज के।
चलिए बात कर लेते हैं 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77 कांस फिल्म फेस्टिवल में के प्रतिष्ठित पाम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष के बाद भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया, तो वो थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाड़िया जी की थी। फिर आगे बात करते हैं वह भारतीय कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की, तो टीसीएस ने की है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसने पेरिस में अपने जो वहां पे एक स्टाफ है, मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वहां पे भी एक, वहीं पर इसने स्थापना कर दी है। 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया, तो इदा सीशा नोंगरांग, यानी कि मतलब हो गया कि पूर्वोत्तर भारत में इससे पहले कोई भी महिला डीजीपी नियुक्त नहीं थी, अब ये पहली बार इनको नियुक्त किया गया है। पॉइंट है नेक्स्ट आपका, वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार हैं वो कौन है, दीपिका पादुकोण जी। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंकिंग प्रदान हुई, 39वीं। अगर मैं पहली रैंकिंग की बात करता हूं तो यूएसए। नो डाउट दुनिया के हर एक व्यक्ति की एक बार इच्छा जरूर होती है कि जीवन में एक बार यूएसए जरूर घूम के आए। मेरी खुद इच्छा है कि मैं यूएसए घूम के आऊं, देखता हूं कब ये इच्छा पूरी होगी। कहने का मतलब हो गया कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो मेडिकल के आधार पर जाए, टूरिज्म के आधार पर जाए, या रिसर्च के आधार पर जाए, स्टडी के आधार पर जाए, एक बार यूएसए घूमना जरूर चाहता है। तो इसीलिए यूएसए जो है कि इस रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे, लेकिन इंडिया भी धीरे धीरे अपनी रैंकिंग ग्रोथ को सही कर रहा है और 39 नंबर हमारे यहाँ है, यानी 39वीं प्रेफरेंस होती है दुनिया की कि भारत भी एक बार घूम के आना है। फिर बात करेंगे केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया, तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। ये मैंने डिटेल से अंदर पढ़ाया भी था कि जिसमें क्या होता है, वेस्ट टू लैंडफिल की बात होती है कि ये अपना सारा का सारा जो एयरपोर्ट का कचरा होता है उसे उसी एयरपोर्ट पे लैंडफिल कर देते हैं। प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिसने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित कर सबसे उम्रदराज भारतीय पर्वतारोही बनने का उपलब्धि प्राप्त की, तो ज्योति रात्रे। और इसी तरीके से मैंने एक और पढ़ा था कि सबसे कम उम्र में कौन सी ऐसी बेटी है जो अपने पिता के साथ माउंट एवरेस्ट चढ़ती, 16 वर्ष की अवस्था में। अभी वो आ जाएगा आगे, लेकिन अगर अभी मेरे पूछने तक अगर आपको याद आ जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया भी आगे। मैं देखिए वही प्रश्न पूछ रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ के अवसर पे भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया, तो कृषि और भूमि, यानी कृषि भी कह सकते हो, भूमि, दो अलग अलग हैं। हालांकि अगर हम बात करेंगे तो डीडी किसान चैनल की स्थापना 2015 में की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और उस हिसाब से 2024 में इनकी 9वीं वर्षगांठ थी, और जिसके उपलक्ष्य में इन्होंने 2 कृषि एंकर प्रस्तुत किए हैं। फिर आगे बात करेंगे, 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाला जो तूफान था रेमल, इसको किसने नाम दिया, तो ओमान ने नाम दिया, और ये अभी लेटेस्ट आपके मई में ही आया था। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश को 75 जीआई टैग मिल चुके हैं, जिसमें अभी तिरंगी बर्फी थी बनारस की, जरी जरदोजी आपकी बरेली का था, ठीक है। तो ये 5-6 जो टॉपिक थे मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को किया गया, हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झांकड़ी में किया गया, जहां पे आपका ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। नेक्स्ट आप देखोगे पॉइंट, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी के द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा, 2030 तक। यानी भारत ने कहा है कि इसरो ने कहा है कि हमारे जितने भी सैटेलाइट अभी तक हमने छोड़े हैं इतिहास में 1970-75 से जब से शुरू हुआ है, जितना भी उसका कचरा होगा उसे हम लोग जो है कि साफ कर लेंगे पूरा। 21 मई 2024 को यूके के लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय यानी भारत के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया, तो चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट। बहुत ही अच्छी बात है ये। जून 2024 में क्वाकवे रैली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफायती शहर घोषित हुआ, नई दिल्ली में। भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है, तो टाटा AIG, ठीक है,
टाटा AIG। हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस देश की सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? तो सेला सुरंग हो जाएगी 13,000 फीट की ऊंचाई पर। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये हिमाचल प्रदेश नहीं रहेगा दोस्तों, ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहेगा, जो आपको अरुणाचल प्रदेश से आसाम के बीच में कनेक्टिविटी देगा सभी मौसमों में सड़क परिवहन से, और ये तवांग वगैरह तक कनेक्टिविटी देगा। अरुणाचल प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला होता है तवांग, जो आपके चाइना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये इंटरनेशनल जो सेला सुरंग थी ये हिमाचल नहीं अरुणाचल प्रदेश है। डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से सतह से हवा पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो रुद्रम सेकंड का किया गया। और ये कहां से की गई? ओडिशा तट से सुखोई 30 लड़ाकू विमान से ही ये मार कर सकेगी हवा से सतह पर। वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से की चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही बन गए? तो सत्यदीप गुप्ता। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड यानी जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में बैटिलिप्स चंद्रयानी रखा गया है। आईटी कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्रदान किया गया? तो AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया गया। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट के 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति को खोजा? तो उनियाला ब्रैक्टिटा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रहेगी, क्योंकि ये अभी काफ़ी लंबा है, मतलब कि अभी इसमें 10 पेज रह गए हैं कम से कम, और इसमें अभी अंतर्राष्ट्रीय है, आर्थिकी है, यूपी है, बजट है, बहुत सारे पॉइंट इसमें अभी स्किप हो रहे हैं। तो उसे हम लोग जो है कि कवर करेंगे आराम से। तो इसे हम लोग कल आखिरी क्लास कर देंगे। आज हमारी 40 मिनट लगभग क्लास हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास होगी तो पूरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और आपका माइंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा एक तरीके से, यानी एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आज इस क्लास को एंजॉय करिए, और कल आपकी लास्ट क्लास आ जाएगी घटनासार की, और जल्दी आपकी आई दृष्टि आने वाली, जिसमें 15 सितंबर तक का करंट अफेयर्स होगा, उसके भी हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे और उसकी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे क्लास को, ताकि घटनासार और करंट अफेयर्स आई दृष्टि दोनों को पढ़ने के बाद आपका करंट अफेयर्स का कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। बाकी कोशिश करूंगा कि मैं MCQs भी कराऊं, जैसे हर बार मैंने कराया 600-500 के आसपास जो करंट अफेयर्स MCQs हैं, वो भी मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए इन सभी चीज़ों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, PDF के लिए वीडियो के नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पर मैसेज कर लेना। जय हिंद, जय भारत।